ओके, तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक के सब्जेक्ट के लिए। तो बेसिकली बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट का कल यानी कि 27 दिसंबर 2022 को आपका जो प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड का जो पेपर होने वाला है कल आपका हिंदी का, इसके लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को बच्चों कंप्लीट यहाँ पे एक ही वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके कल के प्री बोर्ड के ऑफिशियल एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है वो 3 घंटे का रहेगा और टोटल जो है अधिकतम अंक आपके 80 आने वाले हैं। अब जो पेपर है वो आपका दो सेक्शन में डिवाइड होगा, एक रहेगा आपका खंड नंबर आ और एक होगा खंड नंबर बा। दोनों ही सेक्शन 40-40 जो मार्क्स है वो यहाँ पे कैरी करते हैं। ठीक है, खंड आ में जो है वो आपके टोटल 48 वास्तुपरक, दैट मींस कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 40 के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई टोटल 48 होंगे उसमें से। बेसिकली क्या होगा कि जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा ना आपका, उसमें काव्यांश में दो चॉइसेस होंगे, तो उसमें से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। फिर खंड बा आएगा वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये जो हमारा खंड बा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें देखो आपको दृश्य लेखन लिखना होता है। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम वाले जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको लिखने होते हैं। काव्यांश हो गया यानी कि कविता, गद्यांश यानी कि अध्याय जो होते हैं, चैप्टर होते हैं, उनके सह प्रसंग व्याख्या आपसे पूछी जाती है। तो सह प्रसंग व्याख्या आपको कैसे लिखनी है, एक बेसिक सा पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरी वीडियो में हम ये जो पूरा का पूरा पेपर है इसे कंप्लीट एक ही बार में समझने वाले। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आज का हमारा लाइव सेशन जो वीडियो है वो कम से कम हमारा 1 घंटे का बनेगा। ठीक है, तो पूरा देख लीजिएगा, आपके प्री बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने पेपर को समझते हैं बहुत अच्छी तरीके। देखिए, सबसे पहले आएगा खंड नंबर आ, जिसमें रहेंगे हमारे वास्तुपरिक प्रश्न। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। खंड नंबर आ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपसे 10 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे और ये रहेगा आपका अपठित गद्यांश। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, इसमें आपसे 8-8 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि रहेगा अपठित काव्यांश का। ठीक है, तो गद्यांश हो गया और ये काव्यांश हो गया। ये सभी जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपके हर एक पेपर में अलग होते हैं, चाहे मैं कितने भी सैंपल पेपर डाल दूं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। वेल, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसे मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का आपका गद्यांश आएगा और ऐसे आपको जो है वो क्वेश्चन आंसर इसके चूज करने हैं और इस तरीके से लिखने होंगे। ठीक है, फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा काव्यांश वाला। वो आप देख सकते हैं, पहला काव्यांश यहाँ पे दिया हुआ है और इसके जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर हमारा दूसरा काव्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा काव्यांश हमारा कहाँ जाए, हाँ ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और इस पे भी 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यही वो चॉइस था जिसमें से आपको कोई दो में से कोई एक करना है। ठीक है, हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो पार्ट है आपका बुक है, उससे 5 मार्क्स के एमसीक्यू आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, और हाँ अभी देखिए आपके 5 एमसीक्यू ये हो जाएंगे। ठीक है, और 6 एमसीक्यू जो है वो आपके कविता से, 6 एमसीक्यू चैप्टर से और 5 एमसीक्यू आपके जो अंतरा किताब है उससे। तो टोटल अभी आपके 22 एमसीक्यू बचते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये जो 22 एमसीक्यू हैं, इन सभी एमसीक्यू को क्वेश्चन का आंसर लाइव सेशन में या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और वीडियो के एंड होने के बाद आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएंगे कि सर जी 22 आउट ऑफ मेरे कितने मार्क्स आए। जैसे किसी के 22 आ गए, किसी के 20 आ गए, किसी के 10 आ गए, किसी के 18 आ गए। तो ये चीज आप बता के जरूर जाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा भी लगता है कि कोई बच्चे आंसर देते तो हाँ ये लगता है कि भाई बच्चे इंटरेक्ट हुए, बच्चों ने पढ़ाई की होगी। ठीक है ना, तो सभी बच्चे आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी आप सभी को आपके पेपर के लिए मेरी तरफ से, मेरी पूरे चैनल की टीम की तरफ से आपको आपके हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑलरेडी हमने आपकी तैयारी अच्छे तरीके से करवा रखी है, एक बार फिर से 1 घंटे के अंदर हम फिर से तैयारी कर लेते हैं। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से हम शुरुआत करेंगे। ये हमारा हो गया टोटल इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर पहला है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे क्या कहा जाता है। इसलिए देखो,
कोई घटना घटती है या फिर किसी पात्र के बारे में या फिर कोई समस्या होती है, तो उसका एक क्रम के अनुसार, जिसमें कोई जगह हो, कोई संवाद हो और उसका एक क्रम के अनुसार विकास क्या होता है, फिर उसका चरम बिंदु क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कहानी, नाटक, समाचार या फिर रिपोर्ट। तो इसको बोलते हैं भैया कहानी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इसको हम लोग बोलते हैं कहानी। ठीक है, आप सभी भी आंसर करेंगे मेरे साथ, क्या बोलते हैं? कहानी। दूसरा क्वेश्चन है, इसे मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? समाचार पत्र की जो अपनी आवाज है वो किसे माना जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन जो ऑप्शन है आप पढ़ सकते हैं। बाकी राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वाला, संपादकीय पृष्ठ को प्रकाशित होने वाले संपादकीय कोटि, यानी कि संपादकीय पृष्ठ जो है उस पर जो एक संपादकीय प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं समाचार पत्र की अपनी आवाज। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड रहेगा, इसमें से क्या होगा, बेसिकली जो अभिव्यक्ति माध्यम के जो आपके 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको अभिकथन या कारण या फिर कुछ कथन वाला पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है कथनों वाला, जिसमें आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला दिया हुआ है बच्चों कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंचार के हमारे जो आधुनिक माध्यम है जिसमें सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट ये सभी जुड़ चुके हैं, तो इन सभी में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वो था भैया मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम। ठीक है, उसके बाद है कि इसके अंतर्गत ये जो प्रिंट माध्यम है इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन्स वगैरह ये सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, मुद्रण का जो प्रारंभ था, यानी कि दूसरा ठीक हो गया, मुद्रण यानी कि छपाई, इसका सबसे पहले जो प्रारंभ है वो चाइना में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, और चाइना के बाद फिर जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छापाखाना खोला और वहां पे उन्होंने बाइबल वगैरह अन्य जो धार्मिक पुस्तकें थी उनको छापना शुरू कर दिया था। तो यानी कि ये भी ठीक है। भारत में 1556 में गोवा में सबसे पहला छापाखाना खोला गया, ये भी ठीक है। फिर पांचवा दिया हुआ है कि इसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचारक की पुस्तकें छापने के लिए किया था, ये भी ठीक है। यानी कि ये जो सभी के सभी कथन दिए हुए ये किसके बारे में है? ये मुद्रित माध्यम के विकास के बारे में, प्रिंट माध्यम के विकास के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल गया कि भाई जनसंचार का आधुनिक माध्यम क्या है? मुद्रित यानी कि प्रिंट माध्यम। मुद्रण सबसे पहले कहां शुरू हुआ था? चाइना में, और चाइना के बाद में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने छापाखाना खोला। भारत में पहला छापाखाना कब खोला गया? 1556 में। कहां पे खोला गया था? गोवा में खोला गया था। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में अच्छी तरीके से समझ आ गई। बाकी ये सभी क्वेश्चन तो राइट ही है, दैट मींस यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा वाला राइट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा राइट है। ओके बच्चों, आगे है कि नाटक का सबसे जरूरी सशक्त माध्यम है। नाटक का सबसे जरूरी और सबसे सशक्त माध्यम क्या है? आवाज, भाषा, पर्दा या फिर संवाद। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम होता है बच्चों संवाद। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक नाटक अहम नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद है पांचवा कि प्ले विद दी वर्ड्स, दैट मीन्स कि वर्ड के साथ में खेलना, अर्थात कविता लेखन में सबसे पहले शब्दों से खेलना सीखें, उनके अर्थ की परतों को खोलें, क्योंकि शब्द ही भावनाओं और संवेदनाओं को आकार देते हैं। ये बेसिकली कविता लेखन के बारे में। तो कविता लेखन के बारे में ये जो कथन है, ये जो वक्तव्य है, ये जो परिभाषा है, ये जो विशेषता है, वो किस व्यक्ति की है? ठीक है, तो किस व्यक्ति की है बच्चों? ये है W.H. आर्डेन। किसकी है? W.H. आर्डेन की। इसकी है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से हमारा जो एमसीक्यू वाला पार्ट है ये यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड अभिव्यक्ति माध्यम वाला था जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा दिया हुआ है बच्चों कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अघन देवस घटा निसिबाड़ी दुर्वर दुख सो जय किंकाड़ी, अब धनी देवस बिरह भाती जरे बिरह जो दीपक वाती कापहिया जनाऊ शी तोपे जाई हो सिंह पियो घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंगले नाहू पलटी ना बहुरा गाछ बिछोई अब हूँ फायर फायर रंग कुछ होई चियरी अगरी बिरहनी जी यही जा रहा सुलगी सुलगी दग दे में छारा यह दुख दगद न जाने कंतु जो वन जन्म करम भसबंतु पिया सो कहे कहे संदेशा संदेशा ए भवरा ए काग सो धानी ब्रह जर मुई ते हिक धुआं हम लाग। मतलब कि ये जो अघन मास में बेसिकली जो ब्रहणी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि तथा कविता की पहचान कीजिए। तो कविता का क्या नाम है बच्चों? कविता का नाम है बारहमासा और कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। हालांकि एक ये पार्ट ये भी है कि बेसिकली मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत भी लिखी थी, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ने गीत गाने दो मुझे, नहीं ये नहीं लिखा है, ये तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला का है, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि नायिका विरह में किसके समान हो गई है? तो वृहणी जो है नागमती वो किसके समान हो गई है? लड़की के समान, फूस, जर्जर या फिर संग। तो बहुत बच्चों को लगेगा कि भाई इसमें जर्जर हो सकता है, लेकिन नहीं। आपकी किताब में जो होता है सबसे पहले शुरुआत होती है ना जहां से लेखक की, उसी में दिया हुआ है कि ये जो कविता है इसमें नायिका जो है वह में शंख के समान हो चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि नागमती की विरह दशा के बारे में सही नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहला है कि नागमती के जो पति हैं वो परदेश चले गए हैं। दूसरा, नागमती को अघन मास में जो साज श्रृंगार है वो कष्ट देने वाला लगता है, क्योंकि उसे लगता है जब मेरे पति ही नहीं यहाँ पे तो मेरा ये श्रृंगार करने का कोई मतलब नहीं होता है। नागमती विरह रूप की अग्नि में अंदर ही अंदर जल रही है, ये भी ठीक है। गलत जो है यानी कि जो सही नहीं है नागमती की विरह के दशा के बारे में, वो ये जैसा कि हमने देखा था कि नागमती अपने पति की वियोग में लकड़ी के समान नहीं बल्कि किसके समान हो चुकी है? शंख के समान हो चुकी थी, ठीक है। तो यानी कि हमारा तीसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सिंपल से समझ में आ गया। चौथे की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्य कृतियों में शामिल है, तो पद्मावत भी शामिल है, अखरावट भी शामिल है, आखिरी कलाम भी शामिल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि अभिकथन और कारण है। अभिकथन कहता है कि नागमती के लिए अगहन मास कुछ भी राहत नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके पति जो है वो परदेश गए हुए। बिल्कुल ठीक है, अभिकथन राइट हो गया। नागमती के लिए इस अगहन मास में बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, परंतु विरह रूपी जो अग्नि है वो उसे अंदर ही अंदर जला रही है। तो यानी कि यहाँ पे दोनों कथन सही है। दैट मीन्स अभिकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और अभिकथन जो है वो कारण की सही व्याख्या भी करता है। तो यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी संबंध में अगला क्वेश्चन है कि जरह विरह जो दीपक बाती, ठीक है ना, जरह विरह जो दीपक बाती, इसमें अलंकार की पहचान कीजिए। तो अलंकार कौन सा है बच्चों? यहाँ पे बेसिकली उपमा अलंकार है, ठीक है ना। क्या कीजिए? तुलना कीजिए उपमा की उपमेय से, तो यहाँ पे उपमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों हमारा, किसके बारे में? बारहमासा से लिया गया ये जो पार्ट है नागमती का, उस संबंध में मलिक मोहम्मद जायसी जी के पार्ट के संबंध। ओके, सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब आएगा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें गद्यांश के आधार पे एक एक मार्क्स के 6 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, हमें इनका आंसर करना। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बात है, ये जो आपका पूरा का पूरा पैरा है वो लिया हुआ है बेसिकली दूसरा देवदास से, ठीक है। या का एक सहस्रदीप जल उठते हैं, पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं, हाथ में अंगोछा लपेट के पंचम जिली नीलांजलि पकड़ते हुए शुरू हो जाती है आरती। पहले पुजारियों के भराए गले से संवेद स्वर उठता है, जय गंगे माता जो कोई तुझको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता। घंटे घड़ियाल बजते हैं, मनौतियों के दिए लिए हुए फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर इटलाती हुई आगे बढ़ती हैं। गोताखोर दोने पकड़ उनमें रखा चढ़ावे के पैसे उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। एक औरत ने 21 दोने तेराए, गंगा पुत्र जैसे ही एक दोने से पैसा उठाता औरत अगला दोना सरका देती। गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने के दीपक से उसके लंगोट में आग की लपट लग जाती है। पास खड़े लोग हंसने लगते हैं, पर गंगा पुत्र हतप्रभ यानी कि उससे कोई आघात नहीं होता है। वह झट गंगा जी में बैठ जाता है। गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। इसके रहते वह बस 20 चक्कर मुंह भर रेजगारी बटोरता है। उसकी बीवी और बहन कुछ घाट पर रेजगारी बेचकर नोट कमाती हैं। 1 रुपए के 25 पैसे, कभी कभी 80 भी देती हैं, जैसा जैसा दिन हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हर की पौड़ी जो है वहां का यहाँ पे वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक तथा जो पाठ का नाम है, ठीक है ना, लेखक तथा पाठ का नाम पहचाने। तो पाठ का नाम है बच्चों दूसरा देवदास और लेखक है ममता कालिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि दूसरा देवदास कहानी में किस जगह के परिवेश को केंद्र में रख के बनाई गई है। तो जैसा कि अभी हमने बताया ये हर की पौड़ी हरिद्वार को केंद्र में रखकर
बनाई गई है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब दोबारा से हमें कथन दे दिए गए, फिर से विचार करना है। ठीक है। तो सबसे पहला कि पारो स्वयं संभव के आकर्षण में बन चुकी थी। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में एक पारो है, एक संभव है, तो इन दोनों की ही जो प्रेम कहानी है उसकी उसकी मुलाकात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो पारो जो थी वो स्वयं संभव के आकर्षण में बन चुकी थी। पारो का मन संभव की केवल एक झलक देखने के लिए व्याकुल था। बिल्कुल ठीक, दोनों ठीक हो गए। तीसरा ये है कि गंगा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम संभव से मिलने के रूप में आया, यानी कि बेसिकली पारो ने गंगा देवी, बेसिकली गंगा देवी नहीं है, वहां पे आप सभी को पता है, आप कभी हरिद्वार गए होंगे, तो हरिद्वार में गंगा देवी तो है ही, लेकिन वहां पे जो मंदिर है वो किसका है, वो मनसा देवी का है। ठीक है। और चैप्टर में भी मनसा देवी का नाम लिया गया है। तो मनसा देवी पर पारो और संभव जो भी गांठ बांधते हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम ये होता है कि संभव जो है वो मिलने के रूप में आ जाता है। किससे? पारो से। मनोकामना पूरी होने से देवी पर आस्था और संभव के प्रति प्रेम किसका? पारो का और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे तो तीसरा वाला जो पार्ट है ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे गंगा देवी बोला गया है लेकिन है क्या? मनसा देवी। ठीक है। तो इस संबंध में हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हम चुनेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा ये रहा, तीसरा वाला, पहला दूसरा चौथा, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रेम का प्रथम अंकुरण में किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? दैट मीन्स प्रेम के संबंध में सबसे पहले बीज किसके मन में बोए थे, यानी किसी मन में उगे थे, बेसिकली ये कह सकते हो आप। तो ये बेसिकली संभव और पारो दोनों के मन में अंकुरित हुए थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। फिर आता है पांचवा, पुजारियों के भराए गले से संवेद कौन सा स्वर नहीं उठता है? तो जय गंगे माता, जो कोई तुझको ध्याता, सारे सुख पाता, जय गंगे माता ये था, लेकिन जय अम्बे माता ये स्वर नहीं था। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आता है पांचवा कि गंगा पुत्र उस पर लपकता है कि पहले दोने के दीपक से उसके लंगोट में आग लपट लग जाती है। बेसिकली हमें यह बताना है कि गंगा पुत्र किसे कहते हैं। तो गंगा पुत्र कौन होते हैं? संभव, पुजारी, नाविक या फिर गोताखोर। बेसिकली जो गोताखोर होते हैं उनको गंगा पुत्र कहा जाता है। यही दोने वगैरह जैसे जाते हैं उससे पैसे निकाल के और उन्हें आगे बढ़ा देते हैं, ये चीज। ठीक है। उसके बाद है कि एक सेकेंड, ये पांचवा हो गया, सॉरी बेसिकली हाँ ये छठा हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये छठा हो गया यहाँ पे। ओके, तो गंगापुत्र के बारे में आपको ये चीज समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको ये हमारा जो पार्ट था ये वाला क्वेश्चन नंबर हाँ पांचवा वाला, ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है आपके चैप्टर जो है आपके अंतराल वाली किताब है उससे लिया गया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? यानी कि ये जो कथन है ये कौन कहता है कि यदि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये कथन बेसिकली किसका है? नायक राम, भैरव, जगदर या फिर शुभागी? तो ये कथन है बच्चों नायक राम का। इसका नायक राम कहता है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ठीक है, तो ये चीज है। फिर खा है कि विस्कोर पाठ के आधार पे गर्मी में आंखें आने पर किस फूल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो किस फूल का प्रयोग किया जाता है बच्चों? भरभंडा के फूल का। इसका भरभंडा के फूल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा दिया हुआ है, इसमें फिर से वही बात कही गई है कि विस्कोहर की माटी पाठ में वर्णित फूलों के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि इन पर विचार करना है बेसिकली। उसके बाद में जो विकल्प है वो हमें चयनित करना। तो एक एक करके हम देखेंगे और सारे पॉइंट को इजीली हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए सबसे पहला जो है वो दिया हुआ है कमल का। तो बेसिकली इसके बीज, इसके डंठल जो है वो खाए जाते हैं और इसे कई बार कमल का जो पत्ता होता है इसका जो उपयोग है उसको भोजन परोसने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो कमल के बारे में पहला कथन ठीक हो गया। फिर आता है कोइया। तो कोइया जो है यह तालाबों या फिर गड्ढों के जल में खिलता है और इससे एक मीठी सी खुशबू आती है, गंध आती है, महक आती है। ठीक है, ये भी सही है। फिर है हथ सिंगार। बेसिकली यह शरद ऋतु में खिलता है, यह सफेद रंग का खुशबूदार फूल होता है जो कि जिसे आप पूजा के फूल के लिए भी ले जा सकते हैं। ये भी राइट है। जो गलत है वो फोर्थ वाला है जूही वाला, ये काले रंग का होगा, बल्कि जूही जो है वो कैसा होता है? सफेद रंग का एक खुशबूदार फूल होता है, इसे माला बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये चीज है, लेकिन रंग इसका जो है वो गलत दिया हुआ है। ओके,
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चौथा गलत है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है, मालवा पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने डगडग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है। डगडग रोटी पग पग नीर ये किस संबंध में कहा है? ये तो ये कहा है उन्होंने अपने मालवा की धरती के बारे में, कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आता है तो उसे सहारा मिलता है, उसे हर जगह रोटी पानी मिल जाता है, ठीक है, कोई भूखा नहीं रहता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कि सूरदास के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला ये है, सूरदास प्रतिरोध लेना चाहता था, प्रतिशोध लेना चाहता था। दूसरा है, सूरदास में हार न मानने की प्रवृत्ति थी। तीसरा है, भैरव के ईर्ष्यालु स्वभाव के स्वभाव जो है उससे सूरदास पहले से ही परिचित था, उसे पता था कि इसका स्वभाव ऐसा ही है। सूरदास कर्मशील और एक परोपकारी व्यक्ति है। तो कौन सा कथन गलत है? पहला वाला जो कथन है ये बच्चों गलत है कि सूरदास प्रतिरोध लेना चाहता था, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस तरीके से आपका आने वाला है। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये जितने भी हमारे 22 मार्क्स के एमसीक्यू थे, क्योंकि 18 एमसीक्यू तो आपके उसमें काव्यांश में और गद्यांश में चले गए, ठीक है, अब जितने एमसीक्यू थे आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा यस सर हमारे इतने में से इतने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर बी की, जो कि है वर्णात्मक प्रश्नों के बारे में। ठीक है, 40 मार्क्स से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख जो आप देखा है उसको आपको लिखना है। आपके सामने ऑप्शन है, परीक्षा का दिन, दिया और तूफान, ऑफिस का एक दिन। तो मुझे पता है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी पे लिखेंगे परीक्षा का दिन, क्योंकि आपका भी परीक्षा का दिन ही चल रहा है। तो आपकी जो दिनचर्या थी, आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या कठिनाई हुई, बस वही आपको लिख देना सीधा की सीधा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ परीक्षा के दिन के ऊपर। ठीक है, परीक्षा के दिन के ऊपर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। बेसिकली परीक्षा शब्द एक ऐसा शब्द है जिससे चाहे छोटे से छोटा बच्चा या फिर बड़े से बड़े ऑफिस इंटरव्यूअर्स या बड़े बड़े यूपीएससी एग्जाम वगैरह सभी डरते हैं। अभी तक 1 वर्ष पहले जब मैं 12वीं कक्षा में था, तब मैंने बोर्ड की परीक्षा दी थी। तो मुझे जब मैं परीक्षा दे रहा था तो हर साल स्कूल वाले मेरे घर के माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन हमसे इस बोर्ड की परीक्षा के नाम पे हमको डराया करते थे। और जब आपके बोर्ड होंगे ना तो आपको भी इसी तरीके से डराया जाएगा। ठीक है, हमने पूरे वर्ष अच्छी तरह से पढ़ाई की थी और बार बार अपना टेस्ट देकर रिवीजन किया था और तैयारी की थी। जिस दिन हमारा परीक्षा का दिन था उस रात तो मुझे बिल्कुल ही नींद नहीं आई। और पहला पेपर था हमारा अंग्रेजी का, जिसमें बहुत लोगों का हाथ जो है, पकड़ जो है वो कमजोर होती है। खैर, नींद आई थोड़ी बहुत, फिर सुबह हो गई। सुबह स्कूल जाने के लिए स्कूल बस में मैं सवार हुआ, तो वो बस जिसमें रोजाना हल्ला होता था, साथी आपस में लड़ रहे होते, दूसरे की टांग खींच रहे होते, लेकिन आज वो सब चुप कैसे हैं? उनकी हाथों में पुस्तकें हैं, उनकी आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई हैं, और वो जो खिलखिलाने वाले चेहरे थे आज वो सहमे हुए हैं। बस वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो इन सबको देख के मुझे भी आया कि भाई मैं भी एक काम करता हूँ, अपनी किताब निकाल के पढ़ना शुरू करता हूँ। उसने सोचा पहले मन में पढ़ता हूँ, तो मन में मैंने जब पाठों को दोहराया तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे मैंने किताब खोली तो मुझे लगा कि मैंने सब कुछ याद कर लिया। ये हमारे साथ भी होता है। ठीक है, और जैसे ही हमें प्रश्न पत्र मिला, प्रश्न पत्र बहुत ही आसान लगा और एकदम एक समय पर पूरा प्रश्न पत्र हल भी हो गया। जैसे ही हम अपने परीक्षा एग्जाम के बाहर निकले तो सभी प्रश्न थे, लेकिन ये प्रश्नता ज्यादा देर नहीं चली। क्यों भाई? क्योंकि अगला पेपर गणित का था, ठीक है, जिसमें मात्र 2 छुट्टियां थी। ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कम है, और वह पेपर भी बीता और धीरे धीरे करके जो थी सारी परीक्षा हमारी बीत गई। ठीक है ना, तो एक दिन का हमें बताना था, एक दिन के बारे में। पेपर बीत गया, घर चले गए, खाना पिया खाया, दूसरे पेपर की तैयारी, बस इतना लिखना है। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और आप भी जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 8 में पूछा गया है, सबसे पहला, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, बीट रिपोर्टिंग क्या होती है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, दोनों में अंतर बताना है। देखिए, बीट रिपोर्टिंग को यहाँ पे अगर हम कहें तो बीट रिपोर्टिंग, इसके लिए संवाददाता को उससे एक पर्टिकुलर क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त होता है और उसे सामान्य तौर पर खबरें ही लिखनी होती है। ठीक है, जिसे हम संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग, इसके लिए संवाददाता को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर
उस क्षेत्र से जुड़ी सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। और विशेषज्ञ रिपोर्टिंग को करने वाले को संवाददाता कहते हैं। बेसिकली देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो बीट रिपोर्टिंग है, ठीक है ना, बीट रिपोर्टिंग, इसका हेड होता है विशेषज्ञ रिपोर्टिंग। ठीक है, कैसे कह सकते हैं भाई? हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो बीट रिपोर्टिंग होती है ना, इसमें संवाददाता को केवल किसी एक क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है जिसके लिए वो उस बीट को कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन विशेषज्ञ रिपोर्टिंग वाले के लिए उस क्षेत्र की जानकारी होना जरूरी है, साथ ही उसे अन्य जो क्षेत्र हैं उससे जुड़ी हुई सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है ताकि पाठक जो है उन्हें एकदम सही जानकारी मिल सके, और इसे भी संवाददाता ही कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी, इसे हम विशेष संवाददाता कहते हैं और बीट रिपोर्टिंग वाले को केवल संवाददाता कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बीट रिपोर्टिंग और विशेषज्ञ रिपोर्टिंग में अंतर। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि आलेख या फीचर लेखन हेतु लेखन करने हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। यानी कि जब आलेख लिखते हैं, जब फीचर लिखा जाता है, तो उस समय किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो भैया देखिए, सबसे पहले जरूरी होता है कि आलेख या जो फीचर आप लिख रहे हैं उसकी भाषा सबसे पहले तो सरल हो और भावपूर्ण, यानी कि भाषा ऐसी हो जो लोग उसे अच्छे समझ सकें और उसका भाव ऐसा हो कि लोग आसानी से उसको इंटरेक्ट कर सके उसके साथ में। ठीक है, साथ ही एक आलेख और फीचर के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें नई नई जिज्ञासाएं, इसको जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डेली बेसिस पे एक ही टॉपिक पे लिख रहे हो, नहीं, आपको नए नए जो टॉपिक है उन पे लिखना चाहिए, नई नई जिज्ञासा को लाना चाहिए। इसमें विचारों की अधिकता होनी चाहिए और इसमें आप चाहें तो अपने विचार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह नवीनता और ताजगी से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत 100 साल पुराना कोई टॉपिक उठा लिया उस पर बना दिया, नहीं, नॉर्मली जो घटता है, लोगों को जो ज्यादा पसंद आता है, नया हो, ताजगी से भरपूर हो, ऐसा टॉपिक उठाइए। ठीक है, साथ ही जो आलेख होता है इसमें आप अपने विचार तो रख सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बड़ा इसे नहीं लिखना है। ठीक है, और सबसे अहम बात तो यह है कि किसी भी एक बात को आलेख या फिर फीचर में, आलेख या फीचर में बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जैसे मैंने ये किया था, उसके बाद मैंने ये किया, राम ने इसको मारा, फिर राम ने फिर उसको मारा था, ऐसे नहीं, ऐसे दोहराना नहीं चाहिए। मतलब एक ही सेंटेंस को बार बार नहीं दोहराना है, ये चीज ध्यान में रखनी। ठीक है, तो क्या क्या भाई? भाषा सरल, सहज, भावपूर्ण हो, नई जिज्ञासा को जागृत करने की क्षमता हो, विचारों की अधिकता होनी चाहिए, एक ही बात को दो बार ना दोहराएं, नया नया ताजगी ताजगी युक्त टॉपिक हो, और आकार ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आ जाता है गा वाला पार्ट कि नाटक के किन्हीं 3 तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो नाटक के कोई 3 तत्व। अब इस संबंध में सबसे पहला तत्व है बच्चों कथानक, कथा वस्तु। तो नाटक में जो कुछ भी कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कथानक और कथा वस्तु का क्या होता है, नाटक में हम देखते हैं जो संवाद होता है, जो कुछ बातचीत होती है, उस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कथानक या फिर कथा वस्तु कहते हैं। इसी आधार पर नाटक को आरंभ में लाया जाता है, इनके नाटक शुरू किया जाता है, नाटक मध्य तक पहुंचता है और नाटक समापन होता है। तो तीनों भागों में इस कथानक या फिर कथा वस्तु का अहम रोल होता है। ठीक है, दूसरा है संवाद योजना। तो बेसिकली संवाद ही कथानक को गतिशील बनाते हैं। जब तक जो नाटक करने वाले व्यक्ति है उनमें संवाद नहीं होगा, जो पात्र है इनके चरित्रों में संवाद नहीं होगा, ठीक है, तब तक कोई भी नाटक आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नाटक में संवाद योजना सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और जो लोगों को समझ में आ सके, उनकी भावनाओं तक पहुंच सके, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा है भाषा कौशल। बेसिकली इसके माध्यम से नाटककार जो है वो अपनी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करता है। जैसे कैसे बेसिकली नाटक में जो भाषा शैली है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल, नॉर्मल, लोगों को पसंद आने वाली ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाटक में जो नाटककार होता है वो अपनी बातों को समाज के सामने रखने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ थी, आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। कौन कौन सी भाई? सबसे पहले कथानक, संवाद और भाषा शैली, ये चीजें। तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 के बीट रिपोर्टिंग, विशेषज्ञ रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, नाटक की रचना के लिए विभिन्न तत्वों महत्वपूर्ण योगदान क्या है, एंड देन कि एक अच्छे आलेख या फीचर लेखन की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती है। ठीक है, आधा घंटा हो चुका है, आधे से ज्यादा हमारा पेपर कंप्लीट भी हो चुका है। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में पूछा गया बच्चों कि समाचार तथा फीचर तुलनात्मक वर्णन कीजिए। दोनों प्रश्न के उत्तर देने, 3 मार्क्स के हैं। समाचार और फीचर का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, समाचार जो होता है इसका कार्य होता है पाठकों को सूचना देना,
ठीक है। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को ताजी घटना से अवगत कराना। समाचार में एक शब्द सीमा होती है। समाचार में जो लेखक के विचार या कल्पना होती है उसको कोई भी स्थान नहीं मिलता है। इसमें फोटो का अनिवार्य होना भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या भाई, समाचार पाठकों को सूचना देता है, नई नई जो घटनाएं होती है उससे अवगत कराता है। इसकी शब्द सीमा होती है, इसमें लेखक के विचार या कल्पना इसका कोई स्थान नहीं होता है और इसके लिए फोटो होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन फीचर की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और एक आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ठीक है, क्या क्या विशेषता है भाई, तो फीचर जो है इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। इसमें शब्द सीमा नहीं होती। एक जो अच्छे से अच्छा फीचर है वो 200 शब्दों से लेकर 2000 शब्द या फिर उससे ज्यादा तक भी हो सकता है। ठीक है, इसमें लेखक की कल्पना और विचारों को स्थान दिया जाता है। लेखक अपनी कल्पना के बारे, अपने विचारों के बारे में लिख सकता है और एक अच्छे फीचर के लिए, अच्छे फीचर के साथ में एक फोटो का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये चीज थी। आई होप आपको फीचर लेखन के बारे में ये चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो ये हो गया हमारा पार्ट, यानी कि देखिए समाचार क्या करता है, ये पाठकों को सूचना देता है, जबकि फीचर उन्हें सूचना देता है, शिक्षित करता है, मनोरंजित भी करता है। ठीक है, फीचर में पाठकों को ताजी जो घटनाएं होती है इनसे अवगत कराया जाता है। फीचर में शब्द सीमा होती है, सॉरी समाचार में शब्द सीमा होती है, लेकिन फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती है। ये 200 से लेकर 2000 तक पहुंच सकती है। समाचार में लेखक के विचार या कल्पना को कोई स्थान नहीं मिलता है, लेकिन फीचर में उसके कल्पना और अभिव्यक्ति को बेसिकली क्या मिलता है, स्थान मिलता है, लिख सकता है। और समाचार में फोटो का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फीचर में एक अच्छे फीचर के लिए फोटो का होना अनिवार्य या फिर ग्राफिक्स का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों कि कविता लेखन के लिए आवश्यक किन्हीं 3 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो 3 प्रमुख घटक कौन से हैं कविता लेखन के लिए, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला पहला ये रहा, भाषा का सम्यक ज्ञान। इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली भावों को, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है कि कविता की भाषा में रोज रोज नए नए प्रयोग द्वारा अनुभवों को रूप प्रदान करें। दैट मीन्स भाषा का सम्यक ज्ञान ये कहता है कि भावों को और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए ये जरूरी हो है कि भाई जो भी आप कविता लिखते हो उस कविता में आप डेली बेसिस पे कुछ कुछ जो नए नए शब्द हैं, नए नए प्रयोग हैं, इनको करते रहें ताकि लोगों को उससे और ज्यादा अधिकता मिलती रहे। फिर आता है छंद विन्यास। तो कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों को और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन कर उनका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कवि जो कहना चाहता है, वो जो उसके विचार हैं, वो जो उसके भाव हैं, उसके अनुसार उसे शब्दों का चयन करना चाहिए। और तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छंद। बेसिकली छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो उसकी छुअन हमें भीतर तक उसके भाव से जोड़ देती है। जैसे कि मान लेते हैं कि झांसी, वो आपने सुनी होगी ना कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना, तो ये कविताएं जो ऐसी होती हैं ये हमारे मन के अंदर तक, जिसे गाया जा सकता है, संगीत में बांधा जा सकता है, इसमें छंद तुक ये बंधे हुए होते हैं, तो ये हमारे मन के अंदर तक हमको छू जाती है। ठीक है ना, तो छंद की ये इंपॉर्टेंस होती है। और अलग से आपसे छंद के बारे में पूछा जा सकता है तो आप लिख देंगे। उसके बाद है भाषा एवं विचार की अनुभूति। तो कविता जो है ये हाव भाव विचारों का एक प्रबल आवेग होता है। मनुष्य भावों को और विचारों के अभिव्यक्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सामान्य व्यक्ति कविता की उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। जो भी देखो, आप मान लीजिए आपने कोई कहानी लिखी, कोई कविता लिखी, कोई बुक लिखी है, तो उसकी जो गहराई है, उसकी जो ऊंचाई है, उस तक आप ही पहुंच सकते हो। नॉर्मल व्यक्ति तो जो पढ़ेगा बस वही समझेगा। ठीक है, यानी कि कवि बेसिकली क्या होता है, इसमें भाषा और विचार की अनुभूति अच्छी होनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया भाई कि कविता लेखन के लिए जो बुनियादी तत्व हैं वो कौन कौन से। वैसे तो और भी हैं, लेकिन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैंने आपको 4 बता दिए, आपको 3 याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर था हमारा 9। ठीक है, समाचार की विशेषताएं, फीचर की विशेषताएं, कविता लेखन के लिए आवश्यक घटक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली देखिए 2 क्वेश्चन, बेसिकली 3 प्रश्न हैं, लेकिन हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। 2-2 मार्क्स के हैं। किसके वाले, जो कविता वाले हैं उससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि गीतावली के पद जननी निरखत बान धुनहिया, इसके आधार पर राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की मनःस्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि जब प्रभु श्री राम जी
वन चले जाते हैं तो उसके बाद में माता की क्या स्थिति होती है वो हमें समझा। ठीक है, तो बेसिकली राम के वन चले जाने के बाद में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान रहने लगती हैं। वे राजमहल में, घर में जहां कहीं भी राम के बचपन की कोई वस्तु देखती हैं तो उन्हें राम की याद सताने लगती है। वे राम के बचपन के दिनों के जो खिलौने होते हैं, खिलौने वाले उनके जो धनुष बाण होते हैं, उनको देखकर उठा लेती है और बार बार राम को याद करते हुए उन्हें अपने हृदय और अपने नेत्रों से लगा लेती है। इसी प्रकार से बालक राम के नन्हे नन्हे पैर की जो सुंदर जूतियां थी, इनको देखकर भी उनका हृदय उमड़ आता है, उन्हें भी अपने हृदय और नेत्रों से लगा लेती हैं। इस प्रकार माता कौशल्या अपने बेटे राम को अपने सानिध्य, अपने पास होने का एहसास करती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के वन गमन के पश्चात, वन जाने के पश्चात माता कौशल्या की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेसिकली होता ना कि जब बेटा बिछड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी थी। ठीक है, का क्वेश्चन कि बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पे पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है भाई, देखिए बेसिकली कवि के अनुसार जो बनारस है इसमें अचानक से बसंत का आगमन होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी जो बेसिकली वसंत आता है तो उसमें क्या होता है कि वसंत में फूलों की बहार आ जाती है। ठीक है, नए नए पौधे होते हैं, उनसे सुगंध आने लगती है, वातावरण जो है वो अति मनमोहक लगने लगता है, नए पत्ते आते हैं। ठीक है, नए नए फल वगैरह लगने लगते हैं। लेकिन बनारस में ये जो अचानक बसंत आया था ये थोड़ा सा अलग था। कैसे? क्योंकि बनारस में जब बसंत आता है तो लहराता है और जो एक बेसिकली मोहल्ला है मधुवाडीह नामक मोहल्ला, यहाँ पे एक तरफ धूल की आंधी चलती है जिसके चारों ओर धूल छा जाती है, लोगों के मुंह में धूल होने से किलकिलाहट उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तो बिल्कुल अलग तरह का वसंत आता है जो कि धूल से भरा हुआ होता है और साथ ही भिखारी के जो कटोरे होते हैं इनके मध्य वसंत उतरता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई वसंत के टाइम पे गंगा के घाट पर लोग पहुंचते हैं और वहां पे स्नान ध्यान वगैरह करते हैं। इसी समय जो बेसिकली कावड़ वगैरह वो भी ले जाई जाती है, तो इसीलिए भिखारी लोग जो होते हैं, ठीक है, इनके कटोरे पैसों से भर जाते हैं। यहाँ तक कि इस मौसम में जो बंदर की आंखें होती है वो भी बंदरों की आंखों में भी नमी तक दिखाई देती है। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, बेसिकली बनारस में जो बसंत आता है वो बहुत ही अलग होता है एक नॉर्मल बसंत के आने से। यहाँ पे कैसा आता है, यहाँ पे बेसिकली धूल से भरा हुआ आता है। ठीक है, बाकी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि यह दीप अकेला कविता में गीत और मोती की जो सार्थकता है इसे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये क्या करके समझेंगे। बेसिकली देखो, गीत और मोती की सार्थकता ऐसे लिखेंगे कि गीत तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक हम उसे नहीं गाते। मान लेते आपने कोई गीत लिखा है, कोई रैप लिखा है, व्हाटएवर, वो तब तक उसका कोई महत्व नहीं है जब तक उसे कोई गा के दुनिया के सामने नहीं लाता है। ठीक है, जैसे पन्ने में लिखा गीत अचानक अपनी पहचान नहीं बना सकता जब तक लोगों की तरफ से गाया नहीं जाएगा। ठीक इसी तरीके से मोती है। मोती जो है हम सभी को पता है सागर में, समुद्र तल के नीचे में बहुत सारे पड़े, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है उनके समुद्र तल में होने का जब तक कोई उन्हें बाहर ना निकाल रहा है। जिस समय में गोताखोर से बाहर निकाल के लाता है तब उस मोती का, उसकी सार्थकता, उसका महत्व बढ़ जाता है। तो कोई गीत, कोई मोती तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक उसे गाना दिया जाए, जब तक उसे समुद्र के तल से बाहर निकाल के लाया नहीं जाए। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट थे, आई आप समझ गए होंगे। तो 3 क्वेश्चन कविता वाले ये आपने देख लिया कि राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की स्थिति, कवि के अनुसार बनारस में जो बसंत आता है वो अलग कैसे होता है, और साथ ही गीत और मोती की सार्थकता स्पष्ट करनी। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है बच्चों सह प्रसंग व्याख्या का। 2 क्वेश्चन है, सह प्रसंग व्याख्या के लिए कोई एक करना है। तो यहाँ पे पहले से पढ़ेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से, जो है वह सुग बुगता है, जो नहीं वह फेंकने लगता है पचकियां। आदमी दशमेघ पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदर की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो ये बेसिकली बनारस के बारे में है। एक सेकंड, बनारस है या बसंत है, देख लेते हैं। हाँ, बनारस के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सह प्रसंग व्याख्या का एक बेसिक सा फॉर्मेट, ध्यान से समझिएगा। तो सह प्रसंग व्याख्या के लिए आपको टोटल 4 पार्ट को पहले याद रखना है। ठीक है, आप जिस भी काव्यांश की सह प्रसंग व्याख्या लिखें तो आपको
शुरू के 3 से 4 वर्ड और इस तरीके से लाइन डाल के आखिरी के 3 से 4 वर्ड जरूर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो है वह सुगता, सुग बुगाता डैश कटोरों का निचाट खालीपन, इस तरीके से। अब जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस संबंध में सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका संदर्भ, दूसरा आएगा प्रसंग, तीसरी आएगी व्याख्या और चौथे में आ जाएगा काव्यगत विशेषताएं। जब आपका जो गद्यांश है चैप्टर वाला है तो काव्यगत की जगह विशेषता आ जाएगी, विशेष आ जाता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं भाई संदर्भ का क्या मतलब है। तो संदर्भ के संबंध में आपको क्या करना है कि आपकी ये जो कविता है ये कहां से ली गई है, इसके कवि कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, संदर्भ में तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब अंतरा है इसका एक काव्य है जिसका नाम है बनारस, यहां से ये ली गई है और बनारस के कवि हैं केदारनाथ सिंह। तो संदर्भ में आपको क्या बताना है कि आपकी कविता कहां से ली गई है, यानी कि कविता जो है उसका नाम और उसके कवि का नाम। अब आता है प्रसंग। तो प्रसंग में आपको क्या बताना होता है, प्रसंग में आपको बताना होता है कि ये जो कविता है, जो लाइनें हैं हमारी, ठीक है, ये जो हमारी लाइनें हैं, इन लाइनों में बेसिकली क्या बताया गया है। तो इस लाइन में बताया गया कि बनारस शहर की जागृति, उसके उल्लास और इसकी नवीन चेतना जो है इसका सजीव चित्रण किया गया है। फिर आती है आपकी व्याख्या। तो लाइनों के आधार पर आपको जो भी समझ में आता है वो लिख देंगे। तो बेसिकली बनारस में सांस्कृतिक परिवर्तन आने पर सुगबुगाहट होने लगती है, अर्थात वहां के परिवेश में जीवंतता आने लगती है और जिन वस्तुओं में चेतना का रूप दिखाई नहीं देता उनमें भी अंकुरण होने लगता है। यानी कि बनारस में क्या होता है कि जब सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, यानी कि वहां का जो परिवेश है वो और ज्यादा जीवंत हो उठता है। ऐसी वस्तु जिसमें हमें लगता है कि इसमें चेतना नहीं है, समझने की शक्ति, प्राण नहीं है, वो भी हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है ना, अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन से बनारस का पूरा वातावरण उल्लास व जोश से भर जाता है। इस समय आदमी जब दशाश्वमेध घाट पर जाता है तो उसे ये महसूस होता है कि गंगा के निरंतर स्पर्श से घाट का जो पत्थर है ये भी बहुत मुलायम हो गया। आप कभी जाना किसी नदी के पास में जहाँ पे कोई पत्थर वगैरह पड़ा हो, खास करके बड़ी नदी, तो वहां पे आप देखना जो पत्थर आप पाओगे ना वो एकदम मुलायम सा पत्थर होता है। आप कभी हरिद्वार जाना, हर की पौड़ी पे देखना, जाके बहुत देखने को मिलेगा। अर्थात हमारे मन में व्याप्त कठोरता भी आस्था व भक्ति से परिवर्तित होकर मुलायम होने लगती है। जिस तरीके से गंगा के निरंतर स्पर्श से एक पत्थर, घाट का जो पत्थर है वो बहुत मुलायम हो जाता है, ठीक इसी तरीके से हमारे मन में जो व्याप्त कठोरता है, निगेटिविटी है, जो गुस्सा है, वो भी आस्था से और भक्ति से मुलायम हो जाएगा, अर्थात कोमलता में बदलने लगता है। यहाँ घाट की सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखें भी अजीब चमक से भरी रहती हैं। भिखारियों के कटोरों का एकदम का खालीपन विचित्र सी चमक, यानी कि भिक्षा की सामग्रियां जो होती हैं इनसे दिखाई हुआ देता है। अर्थात जब उनके खाली कटोरों में दान दक्षिणा से लबालब भर जाएंगे तो उन्हें लगता है कि आज मेरा दिन तो पूरा हो गया। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है कि जब आप विशेषता बताएंगे, जब बेसिकली व्याख्या करेंगे तो आपको ये पार्ट इसमें लिखने हैं बच्चों। ठीक है, तो व्याख्या में हमने क्या लिखा भाई कि जो हमने देखा, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा वो लिखा। अब इसकी विशेषता लिखेंगे तो विशेषताएं आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 विशेषताएं लिख देंगे। पहली विशेषता कि यहाँ कवि ने बनारस शहर के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो कवि है उन्होंने कैसी बोली का उपयोग किया है, खड़ी बोली का उपयोग किया है। मुक्त छंद की रचना है ये बेसिकली। यहाँ पे कई अलंकार हैं जैसे कि बैठो बंदरो और एक अजीब, इनमें बेसिकली कैसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। बिंब कैसा है, विधान है जिसमें दृश्य व स्पर्श को दिखाया जाता है। रस कैसा है, काफी शांत रस है बेसिकली। ठीक है, तो ये होगी काव्यगत इसकी विशेषता। ओके, तो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया भाई कि पहले पार्ट में आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक, अब एक दूसरी जो आपकी सैपसंग व्याख्या है मैं इसे आपको ये भी सुना देता हूँ। तो लिखेंगे कि बहुत दिनानी को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी भरे हैं उठी जान को, कही कही यावन छबीले मन भावन को, गही गही राखती दीद सन्मान को, झूठी बतियानी के पत्यानी ते उदासन के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं अग्निकारी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। बेसिकली ये जो है घनानंद के संबंध में है। आई थिंक एक बार देख लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ, घनानंद की किताब जो है बेसिकली घनानंद का जो कवित्व है उससे ये जो पार्ट है ना ये वाला हमारा
ये दिया गया, ठीक है। मैंने गा के इसलिए बता दिया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, इसलिए मैंने गा दिया इसको, ठीक है। ओके, वेल आगे चलते हैं। वैसे तो मैं बच्चों ये फेस कैम वीडियो बनाने वाला था, लेकिन आप सभी को पता है ठंडी काफी ज्यादा हो रही है और इसीलिए फेस कैम में केवल मतलब होता है ना कि फेस करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने नॉर्मली बनाया। लेकिन हाँ, आपको इतना तो इंश्योर करता हूँ कि आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए सेम वही 4 पार्ट हमने फॉलो किए। पहले तो बहुत दिनान डैश 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 संदेशो लय सुजान, ठीक है। अब 4 पार्ट में पहला आ गया संदर्भ, दूसरा आ गया प्रसंग, तीसरी आ गई व्याख्या और फिर चौथा आ गया काव्यगत विशेषता। तो एक एक करके लिखेंगे। हमें संदर्भ में क्या लिखना है बच्चों, बताएंगे। संदर्भ में लिखना है हमें कहां से और कौन। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की किताब अंतरा का जो काव्य है कवित्व, इससे अवतरित है, जिसके कवि कौन है, घनानंद। अब प्रसंग क्या है, तो इसमें कवि ये बताता है, कवि चाहता है इस प्रसंग के माध्यम से कि उसके प्राण निकलने से पहले सुजान उसे दर्शन दे दे ताकि वह इस संसार से विदा ले सके। बेसिकली कवि जो है उसके प्राण निकलने वाले आखिरी क्षण है और उन आखिरी क्षणों में वो अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने को तड़प रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रेमिका हमें मिल जाए तो हम अपने प्राण को आसानी से त्याग सकेंगे। व्याख्या क्या कहती है, व्याख्या कहती है कि कवि घनानंद जी कहते हैं कि बहुत समय बीत गया है लेकिन सुजान अब भी उससे मिलने नहीं। सुजान कौन है, घनानंद की प्रेमिका। अब मेरे प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। मेरी दयनीय दशा का संदेश मेरी सुंदर व मन को भाने वाली मेरी प्रेमिका सुजान तक पहुंचा दीजिए। और वह भी उन संदेशों को सम्मान पूर्वक अपने पास रख लेती है। मैं संदेश इतने सारे भेजता हूं, वो रख लेती है, लेकिन कभी भी मुझसे मिलने नहीं आती है। उसकी झूठी बातों पर विश्वास करके कवि घनानंद उदास हो गए। घनानंद जी कहते हैं कि उपचार करने वाले आनंद रूपी बादल अब घिरते ही नहीं, अर्थात जो उस समय उसके लिए उपचार के रूप में उसकी प्रेमिका का जो मन भावन है, गले लगना, वो अब उससे नहीं मिल रहा है। बेसिकली उसकी बीमारी जिससे दूर हो सकती है उसके प्रियतमा सुजान से, वो अब उससे मिलने आती ही नहीं है। अब मेरे प्राण अधरों तक यानी कि अब बस निकलने ही वाले हैं, मुझे बस उसके दर्शनों की अभिलाषा है। उसके प्राण अब तक अटके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सुजान उसे कम से कम एक बार आके दर्शन दे दे, ताकि उसका प्रेमी घनानंद अपने प्राणों को त्याग सके। उसके प्राण बस अब निकलने वाले ही हैं। बेसिकली घनानंद जी अपने अंतिम क्षणों में अपने प्रेमिका सुजान से मिलने की यहाँ पे बात को दर्शा रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन भी कर दी है बच्चों। ओके, तो व्याख्या हो गई। अब आ जाएंगे काव्यगत विशेषण। तो आपको ज्यादा नहीं 3 से 4 लिखने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला ये है कि इसमें कवि के हृदय की व्याकुलता और उसके वियोग का सजीव चित्रण है। देखो एक नागमती हो गया, ठीक है, एक ही कवित्व वाला। तो बेसिकली याद रखेंगे इसमें जो है वो श्रृंगार के वियोग रस, कौन सा, एक श्रृंगार के 2 रस होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। तो बेसिकली वियोग श्रृंगार रस का उपयोग किया गया, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें जो है वो भाषा कैसी है, ब्रज भाषा का इसमें सुंदर उपयोग किया गया है, ठीक है। कवि अपनी प्रेमिका के वियोग में मरणासन स्थिति में पहुंच गया, यानी वो मरने की स्थिति, उसके प्राण अधर तक आ चुके, निकलने वाले, ऐसी स्थिति में पहुंच गया जो दर्शाया गया है। कहीं कहीं दे दे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयोग किया गया है। घिरति घन कही पायन प्राण तथा चाहत चलन, इन सभी में अनुप्रास और श्लेष जो अलंकार है वो यहाँ पे उपयोग किया गया है बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ये काव्यगत इसकी विशेषता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बच्चों आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आप जिस भी पार्ट को लिखने जा रहे हैं उसके 2 से 3 वर्ड और आखिरी के 2 से 3 वर्ड, शुरुआत में और आखिरी के। फिर उसके बाद आप लिखेंगे संदर्भ कहां से ली गई है, प्रसंग क्या कहा गया है, व्याख्या पूरी की पूरी व्याख्या कर देंगे, काव्यगत विशेषण क्या है वो अभी आपसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब जो हमारे 3 क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके किताब वाले जो चैप्टर्स है अंतर वाले उससे लिए गए। तो 3 प्रश्न है, किन्हीं 2 के आंसर देने। पहला ये है कि प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखिए जब भी बाढ़ आता है या फिर भूकंप आते हैं, ये क्या है, ये प्राकृतिक आपदा है। बेसिकली जब प्रकृति के कारण लोग विस्थापित होते हैं तब विस्थापन अस्थायी होता है। मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में थोड़े टाइम के लिए बाढ़ आ गई या भूकंप वगैरह आ गया, तो थोड़े टाइम के लिए वो वहां से जा सकते हैं। और जैसे मौसम विभाग ये कह देता है कि यहाँ पे अगले कुछ सालों तक कुछ नहीं होगा, तो लोग आके वापस वहां पे रह सकते हैं। यानी कि आपदा टलते ही लोग अपने घरों को लौट जाते हैं और वहां पहले की तरह रहने लगते हैं। लेकिन
औद्योगिकरण इसका बहुत बड़ा विकराल रूप है। तो औद्योगिकरण के जो लोग विस्थापित होते हैं वो सदा सदा के लिए विस्थापित हो जाते हैं, यानी कि उनका घर यदि एक बार छूट गया औद्योगिकरण के कारण तो वो फिर छूट ही जाएगा। उनकी जमीन पर कोई उद्योग स्थापित हो जाता है और फिर वे कभी भी अपने घर पर लौट नहीं आते। और कई बार तो इस औद्योगिकरण के आंधी से उनका घर और परिवेश पूरी तरीके से उजड़ जाता है। और भारत में, आधुनिक भारत में, इन लोगों को हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। और ये जो उद्योग होते हैं ये कभी भी इन लोगों को विस्थापित करने के लिए, यानी कि उनके जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है, उनको हटा दिया वहां से, अब उनको दूसरी जगह बसने के लिए मदद भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्राकृतिक, यानी कि बाढ़ या भूकंप की वजह से, जहां पे लोग वापस आके रह सकते हैं जब आपदा टल जाए। लेकिन औद्योगिकरण से एक बार छूटा, उद्योग स्थापित हो गया, वहां पे कभी आप नहीं आ सकते। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद दूसरा ये है कि भाई जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हर गोविंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है। तो बेसिकली जलालगढ़ पहुंचने के बाद में बड़ी बहुरिया के सामने हर गोविंद ये संकल्प लेता है कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम खुद किया करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है और सारे गांव की माँ है, उसके लिए लक्ष्मी है। अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हर गोविंद की कर्तव्य निष्ठा, उसका स्वाभिमान, इसकी भावना उद्घाटित होती है, जो उसके चरित्र को और ज्यादा मजबूत बना देती है। ठीक है, तो क्या संकल्प लिया भाई कि अब से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, अब मैं आपका सारा का सारा काम करूंगा, आप मेरे लिए, इस गांव के लिए माँ हो और मेरे लिए लक्ष्मी हो, तुम्हें गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज है बेसिकली। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि भाई लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया, प्रेम धन की छाया स्मृति के पाठ के आधार पे बताइए। तो कैसे भाई लेखक का झुकाव उसकी तरफ बढ़ता गया, इसको देखते हैं। तो लिखेंगे इस तरीके से कि लेखक के जो पिताजी थे वो बेसिकली कौन थे? फारसी के ज्ञाता थे और वो हिंदी के प्रेमी भी थे। इसी कारण से लेखक के पिता के फारसी के ज्ञाता और हिंदी प्रेमी होने के कारण बचपन से ही हिंदी साहित्य के प्रति उसका झुकाव शुरू हो गया था। उनके घर में भारतेंदु जी के द्वारा रचित जो हिंदी नाटक हैं इनका वाचन, यानी कि उनके पिता उनको सुनाया करते थे। रामचरितमानस, रामचंद्रिका, ऐसे बहुत से हिंदी काव्य और उपन्यास थे, इनका वाचन उनके पिता शाम के समय अपने बेटी को करवाया करते थे। लेखक जो था वो पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने के लिए जाया करता था। जैसे 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। इस मंडली में बहुत से हिंदी जगत के बड़े बड़े लोग थे, तो उनसे जब परिचय हुआ तो उसे और ज्यादा बेसिकली इन सब के रहते हुए लेखक का जो झुकाव था वो साहित्य की तरफ और तेजी से बढ़ता चला गया था। ठीक है, तो एक एक करके दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहला तो लेखक, इसके जो खुद के पिता थे, ठीक है ना, वो फारसी के ज्ञाता थे और हिंदी के प्रेमी थे, इसी कारण से झुकाव शुरू हो गया था। उनके घर में भारतेंदु द्वारा जी रचित नाटक रामचरितमानस, रामचंद्रिका, इनका सुंदर वाचन होता था। ठीक है, लेखक पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने आया करता था। तो वो जो पुस्तकालय का जो एक बंदा था, बेसिकली होता ना कि लाइब्रेरियन जो होता है, वो कहता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ये बंदा पुस्तकें पढ़ने के लिए आ रहा है। तो उसका फिर बेसिकली मिलन होता है एक मंडली से, या फिर कह सकते परिचय होता है हिंदी प्रेमियों के एक मंडली से। अब इस मंडली में हिंदी जगत के बड़े बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले लोग, जैसे कि काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित बद्रीनाथ गौड़, भगवान दास हालना, पंडित उमाशंकर द्विवेदी, ये सभी शामिल थे। तो इन सभी से मिलने के बाद उसका झुकाव और तेजी से हिंदी जगत की तरफ बढ़ता चला गया था, हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता चला गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ चुके होंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। यहाँ पे क्या है, हमें सैफसन व्याख्या देनी है। तो लिखेंगे सैफसन व्याख्या के लिए क्या है कि दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है और दुखी वही है जिसका मन परवश में है। परवश होने का अर्थ है कि खुशामद करना, दांत निपोरना, यानी कि उसकी चमचागिरी करना, चटोकारिता, हाँ हजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन में छंद वर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। ठीक है, तो ये जो कहानी है वो बेसिकली कोटज से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई है? कोटज से, सबसे आखिरी जो लाइंस है वहां से। तो एक एक करके देखेंगे। पहले से हमने वही किया है, दुख और सुख डैश 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 जाल बिछाता है। अब पहला पॉइंट क्या आ गया भैया? पहला पॉइंट आ गया हमारा संदर्भ। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 12 के हिंदी विषय की जो किताब अंतरा है, इसका जो पाठ कुटज है, इससे ली गई है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी। ठीक है, संदर्भ हो गया। दूसरा आ जाता है प्रश्न। तो लेखक ने कुटज के जीवन को प्रेरणादायी बताते हुए सुखी और दुखी जो व्यक्ति है इसकी विवेचना इसमें की है। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है व्याख्या। अब व्याख्या कैसे करेंगे भाई? तो छोटी सी व्याख्या, ज्यादा बड़ी मैंने की नहीं है, आप छोटी सी लिख देना वैसे तो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि सुख और दुख तो मन के दो भाव हैं। व्यक्ति सुखी भी रह सकता है और दुखी भी रह सकता है। जिस व्यक्ति का मन, ये बेसिकली एक कड़वी सच्चाई है आज के हमारे आधुनिक वर्ल्ड की, कि जिस व्यक्ति का मन अपने वश में रहेगा वह सुखी होगा, और जिस व्यक्ति का मन अपने वश में नहीं है, किसी दूसरे के वश में है, तो वह दूसरों के अधीन होगा, वह दुखी होगा। मान लेते हैं एक प्रेमी जोड़ा है, ठीक है, लड़के लड़की है, इनका बेसिकली होता है ना कि कहते हैं कि मेरा मन उसके, मेरा दिल उसके पास है, उसका दिल मेरे पास है, ऐसा कुछ है ना। तो बेसिकली ये दर्शाता है कि उनका जो मन है वो परवश में, दूसरे के वश में। वो मुझसे रूठ गया है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये कर लूंगी फलाना ढिमकाना, मैं ये कर लूंगा वो फलाना ढिमकाना। तो ये क्या दर्शाता है? ये परवश दर्शाता है। ठीक है, वहीं जो सिंगल बंदा होता है, ठीक है ना, सिंगल बंदा, वो बेसिकली उसे घंटा किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। तो यही चीज है, जिसका मन खुद के वश में वो सुखी रहेगा, आराम से अपना जिंदगी जिएगा, लेकिन जिसका परवश में दूसरों के अधीन होगा और हमेशा दुखी रहेगा। ऐसे लोगों की संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है जिनका मन दूसरे के वश में होता है। परवश अर्थात स्वयं को छोटा समझना, दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, ऐसे लोग कोई भी कार्य अपनी इच्छा शक्ति से नहीं कर पाते हैं, ना ही तो कोई भी निर्णय शीघ्र ले पाते हैं। ऐसे लोग सदैव दूसरों को फंसाने के लिए, नीचे दिखाने की चाल चलते रहते हैं, अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरे के जो दोष हैं उनको निकालते रहते हैं। लेकिन वहीं जिस व्यक्ति का मन अपने वश में, वो अपनी मौज मस्ती में अपनी जिंदगी जीता रहता है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब देखिए, जब आपका चैप्टर वाला आएगा तो आपको मैंने कविता में बताया था कि आपको लिखना है काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, कविता में आपको लिखना है चौथे पॉइंट में काव्यगत विशेषताएं, लेकिन चैप्टर में लिखना है केवल विशेष। ये चौथा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दुख और सुख की यहाँ पे समीक्षा की गई है, विवेचनात्मक शैली का उपयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का उपयोग किया गया है, साथ ही तत्सम जो प्रधान शब्दावली है इसका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली विशेष है। तो ये 4 पॉइंट है आपके। अब देखो यहाँ पे जहां तक मुझे लगता है कि आपको सैमसंग व्याख्या कैसे लिखनी है, बाकी के अनदर जो पार्ट है वो भी अच्छे तरीके से में आ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ था, हाँ 13, ये हो गया। अब जो बात आएगी वो आएगी हमारे क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में देना है। तो लिखेंगे कि आज की सभ्यता इन नदियों के गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है, कि आज की हमारी सभ्यता, ये जो पहले के टाइम पे अच्छी नदियां होती थी, इनको कैसे गंदा नाला बनाती चली जा रही है। अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो लिखेंगे भाई, आज की सभ्यता जो है इसके अनुसार हम नदियों को माता नहीं मानते बल्कि उसे उपयोग की वस्तु समझते हैं। आप सभी को बताया आज के टाइम में भी गंगा, यमुना, सरस्वती और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं, और पहले भी जितनी नदियां थी उन सभी की पूजा होती थी। लेकिन जैसे जैसे मानव ने अपना विकास कर लिया है, वो इनको माता की जगह अपने उपयोग की वस्तु मानने लगा है। ठीक है, अब ये कैसे गंदा नाला बनते चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले कूड़ा कचरा। ऐसे लोगों द्वारा अपने घर का कूड़ा कचरा इन नदियों में बहा दिया जाता है, और बहा ले जाने में ऐसमन नदियां जो होती है वो प्रदूषित जाती है। ठीक है ना, कई बार होता है ना कि जो बहुत सारा कूड़ा एक ही बार में अगर नदी में डाल दिया जाता है, तो छोटी मोटी नदी होगी तो कूड़ा नहीं ले जा पाएगी, बड़ी हो जाएगी ले जाएगी, तो छोटी मोटी नदी जो वहीं पे प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी मिथ्या होती है ये कि हिंदू सभ्यता के अनुसार पूजा सामग्री को पवित्र मान के नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियां दूषित हो जाती है। जबकि यह बताया गया कि जो भी पवित्र सामान है उसे गड्ढा खोद कर एक जमीन में आप गाड़ दो, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक सड़ जाएगा और उसका काम भी हो जाएगा। इससे नदियां भी प्रदूषित नहीं होगी और जल जो है स्वच्छ बना रहेगा। लेकिन हिंदू सभ्यता में इसे बोलते हैं कि भाई पूजा सामग्री को नदियों में बहा देना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसको लेके बहुत सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। फिर आता है कारखानों का रासायनिक पदार्थ, यानी कि जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, इनसे निकलने वाला जो भी रासायनिक पदार्थ है, जब वो नदियों में बहाया जाता है
तो इससे नदियों का जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा जहरीला हो जाता है, ठीक है, जिससे पशु जानवर और इंसान वगैरह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। नदियों का निरंतर रखरखाव न करना, बेसिकली नदियों के प्रति लापरवाही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि नदियों के लिए जो रखरखाव के कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, वो कानून और नियम सही तरीके से लागू नहीं हो पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, जिससे गंदे नालों के रूप में ये नदियां जो है पूरी तरीके से परिवर्तित होती जाती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आ जाता है हमारा अगला पार्ट, जो अगला क्वेश्चन पहले देख लो आप। कूड़ा करकट फेंक देते हैं, पूजा सामग्री फेंक देते हैं, कारखानों का रासायनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, गंदा जल हो गया, नदियों का रखरखाव नहीं रखा जाता, इस वजह। उसके बाद आता है खा, कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूर्यदास के चरित्र की विवेचना कीजिए, ठीक है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूर्यदास के चरित्र की विवेचना आपको करनी है, ठीक है। तो चलिए कैसे आंसर लिखेंगे भाई, आंसर लिखेंगे इस तरीके से, सूर्यदास के चरित्र की विशेषताएं। सबसे पहला, हार ना मानने की प्रवृत्ति। बेसिकली सूरदास के जीवन में चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थितियां आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानता है और हमेशा परिश्रम करने के लिए तैयार रहता है। कर्मशील तथा मेहनती, सूरदास एक मेहनती व्यक्ति है। उसने अंधा होने पर भी इतने पैसे जमा कर लिए थे जिससे कि वो नहीं कतराता था कि अगर आगे मुझे और पैसे कमाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। ये बेसिकली मेहनती व्यक्ति था, यानी कि पैसे हो गए उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि मैं बैठ के खाऊंगा ये वो बनाने वगैरह, नहीं, वो कहता है कि मैं अभी और पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, ठीक है ना। साथ ही तीसरा है निर्णय लेने की क्षमता। तो सूर्यदास किसी भी परिस्थिति में केवल ऐसा नहीं कि कोई परिस्थिति आई खतरनाक सी बस उसमें मौन रह गया, जो हुआ बस देखता रह गया, नहीं, अगर परिस्थिति आती है खराब तो उसके प्रति मौन ना रहकर उसके प्रति एक्शन लेता है, ठीक है, और आगे बढ़ जाता है। जैसे झोपड़ी जलती है तो उसके होने पर भी ये निर्णय लेता है, ठीक है। उसके बाद है हृदय एवं परोपकारी। तो सूरदास कोमल हृदय का वीक व्यक्ति है, जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होते हुए भी उसे पता था कि यदि मैं सुभागी को शरण दूंगा तो यहाँ मुझ पे संकट आ सकता है, लेकिन ये जानते हुए भी उसका हृदय इतना परोपकारी था कि उसने सुभागी को शरण दी, ठीक है। निराशावादी दृष्टिकोण, बेसिकली जब उसकी झोपड़ी जल जाती है, वो बहुत ही उदास हो रहा होता है, तो मिठुआ की खेल की बात सुनकर क्या कहता है मिठुआ कहता है कि एक बार हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार फिर से कोशिश करेंगे और फिर से जीतेंगे। तो इस बात को सुनकर जो बेसिकली सूरदास होता है उसका एक दृष्टिकोण जगता है आशावादी, एक नई आशा जागृत होती है और वो अतीत को भूलकर पुनः से भविष्य को सुधारने के लिए काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाठ था बच्चों कि सूरदास के जीवन की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो एक एक करके दोबारा समझ लेंगे। पहली क्या है कि हार ना मानने की प्रवृत्ति, कर्मशील मेहनती है, निर्णय लेने की शक्ति है, हृदय एवं परोपकारी है, आशावादी इसका दृष्टिकोण भी रहता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ओके बच्चों, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने यहाँ पे कर लिया है अपना पूरा का पूरा पेपर कंप्लीटली सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पार्ट था ये हमने पूरा का पूरा यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है बच्चों। एंड आई होप कि आप सभी को आज का जो पेपर था, जो इतना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। गाइस देखिए अराउंड कितना टाइम हो गया हमको, 1 घंटा 3 मिनट। मैंने आपको 1 घंटे का बोला था, 1 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया है। गाइस फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक जरूर देंगे कि यस सर आपने जो भी समझाया इस पेपर में वो हमको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। और आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट आपके हिंदी के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।